नमस्कार जय हिंद साथियों। यूपीएससी पेट एग्जाम की महा मैराथन स्टैटिक जीके की आज होने वाली है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को यहाँ पर शामिल किया गया है और बहुत ही अच्छे प्रश्नों के जो आपकी पेट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही यहाँ पर धुआंधार सीरीज वो जो चल रही है उसमें आपकी महा मैराथन जो क्लास होगी इसमें देखते हैं प्रश्न क्या दिया हुआ है। प्रश्न दिया है, विश्व का वह एकमात्र देश कौन सा है जहां बाघ और शेर दोनों पाए जाते हो। तो देखिए आपको पता है कि भारत में बाघों की संख्या विश्व में सर्वाधिक है और साथ ही यहाँ पर शेर भी कितने हैं, तो भारत में 529 शेर हैं और बाघों की संख्या कई हजार है कह सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है दक्षिण अफ्रीका, केन्या, चीन और भारत। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आंसर हो जाएगा भारत। भारत में बाघ और शेर दोनों पाए जाते हैं। जबकि दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो यहाँ पर मुख्यतः क्या पाए जाते हैं, शेर देखने को मिलते हैं और केन्या में भी क्या मिलते हैं, शेर देखने को। आप जानते हो केन्या और अफ्रीका ये क्या है, अफ्रीका महाद्वीप के देश हैं। चीन में आप जानते हो लाल पांडा कौन सा देखने को मिलेगा जी, लाल पांडा देखने को मिलेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर क्या हो गया है, भारत में शेर और बाघ दोनों पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, नवंबर 2022 की स्थिति के अनुसार भारत के पड़ोसी देश चीन की राजभाषा क्या क्या है। देखिए सिहेली की बात करें तो ये श्रीलंका की राजभाषा है। कहाँ की, श्रीलंका की। तो श्रीलंका की राजभाषा क्या है आपको पता होना चाहिए, सिहेली है। बर्मी कहाँ की राजभाषा है, तो ये आपके म्यांमार की, या इसी को हम क्या बोलते हैं, म्यांमार को ही क्या बोलते हैं, पहले क्या कहा जाता था, बर्मा कहा जाता था। और पहले इसकी राजधानी क्या थी, तो रंगून थी। क्या थी, रंगून थी। मैडारिन की बात करें, मैडारिन कहाँ की राजभाषा है, तो ये हमारे चीन की राजभाषा है। कहाँ की है, चीन की राजभाषा क्या है, मैडारिन है। और बंगाली कहाँ की है, तो ये भाषा आपकी बांग्लादेश की है। कहाँ की है, बांग्लादेश की। आपको याद रखना है बांग्लादेश की राजभाषा क्या है, तो बंगाली है। और आपको पता है पाकिस्तान की राजभाषा क्या है, तो यहाँ पाकिस्तान की जो राजभाषा है वो उर्दू है और हम लोग क्या बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, मैंडारिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैंडारिन। अगला प्रश्न देखते हैं, मधुबनी चित्रकला शैली की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो देखिए आप ऑप्शन में कर्नाटक दिया हुआ है, सेकंड ऑप्शन आपका गुजरात और या राजस्थान या बिहार। अगर मधुबनी चित्रकला की बात करें तो ये मुख्यतः किस पर आधारित है, यहाँ पर देवी देवताओं के चित्रों से रिलेटेड या प्राकृतिक जो रंग होते हैं उनके द्वारा जो चित्रकला पेंटिंग्स बनाई जाती है वो मोस्टली कहाँ देखने को मिलती है, बिहार के मधुबनी में देखने को मिलती है। तो आंसर हो जाएगा बिहार। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान एनडीआरआई, आपने सुना होगा नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, एनडीआरआई हमारा कहाँ स्थित है। तो आपको याद रखना है ये एनडीआरआई कहाँ है हमारा, तो ये हरियाणा में है। कहाँ पर है, हरियाणा में। याद रखना है आपको हरियाणा में। और हरियाणा में कहाँ पे, तो ये करनाल जगह पड़ती है। ऑप्शन में दिया है करनाल, आनंद, लखनऊ या आपका करनाल। तो लखनऊ में एक संस्था है जिसको बोलते हैं सीडीआरआई। क्या, सीडीआरआई, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम पूछा जाता है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट आपको याद रखना है। ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ पर स्थित है, तो ये हमारा कहाँ पर है, तो याद रखना ये हमारा लखनऊ में है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा करनाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, करनाल। अगला प्रश्न दिया है, संघाई सहयोग संगठन, और इसको हम क्या बोलते हैं, एससीओ बोलते हैं। एससीओ, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, केपटाउन में या बीजिंग में या ब्रासीलिया में या नई दिल्ली में। आपको नई दिल्ली कहाँ की इंडिया की राजधानी है, ये तो सभी जानते हैं, कोई महत्वपूर्ण बात नहीं। ब्राजील की राजधानी क्या है, ब्रासीलिया। क्या है, ब्राजील की राजधानी ब्रासीलिया। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है, केपटाउन किसकी राजधानी है, तो साउथ अफ्रीका की राजधानी है। साउथ अफ्रीका की राजधानी आपका क्या है, केपटाउन है। और आप जानते हो यहाँ एससीओ का जो संगठन है वो कहाँ पर है, बीजिंग में। इसकी स्थापना 2001 में हुई थी। आपको याद रखना है एससीओ की स्थापना कब हुई थी, तो एससीओ की स्थापना 2001 में हुई थी। और इसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सदस्य देश इसमें 9 है और नवीनतम जो सदस्य देश इसमें बना है, नवीनतम याद रखिए वो कौन सा है, तो ईरान इसमें नवीनतम सदस्य देश बना है। जबकि आपको पता है एससीओ की सदस्यता भारत, पाकिस्तान और आपको पता है रूस, चाइना ये प्रमुख देश हैं। फिर आपको पता होगा रूस के पास सटे हुए तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान ये सारे लगे हुए हैं। तो ऐसे कुल मिलाकर 9 देश इसमें शामिल हैं और एससीओ का सदस्य भारत और पाकिस्तान दोनों है। ईरान को इसमें क्या नवीनतम शामिल किया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बीजिंग। अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO और संयुक्त पर्यावरण राष्ट्रीय कार्यक्रम यूनेप
द्वारा 1988 में जलवायु परिवर्तन से संबंधित विज्ञान का आंकलन करने के लिए कौन सा संगठन बनाया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी पेट एग्जाम के लिए। देखिए इसमें ऑप्शन दिए हैं, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC, इंटरनेशनल क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क ICAN, ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट GGG एंड ऑस्ट्रेलियन यूथ क्लाइमेट। तो यहाँ पर जो आंसर की अगर बात करें तो आंसर इसमें आपका इंटरनेशनल गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज होगा। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर WMO जो आपका है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 23 मार्च 1923 में हुई थी। कब हुई थी? 23 मार्च 1923 को हुई थी। और सॉरी 1950 को, 1923 नहीं, यहाँ पर 1950। और ये कहाँ हुई थी? जिनेवा में। कहाँ पर हुई थी? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। याद रखना ये स्विट्जरलैंड। तो जिनेवा के स्विट्जरलैंड में क्या हमारा WMO मतलब इसमें क्या है? ये विश्व मौसम विज्ञान संगठन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 23 मार्च 1950 जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुई थी। और ये मतलब जो एक रिपोर्ट कह सकते हैं इसकी एक संगठन जो है इसका जिसको बोलते हैं IPCC, ये आपका इंटरनेशनल पैनल क्लाइमेट ऑन चेंज मतलब कह सकते हैं ये जो संस्था है ये यूनेप आपका यूनेप जानते हैं। यूनेप की स्थापना कब हुई? तो यूनेप हमारा बना था 1972 में। अब आपको पता है ये किसमें बना था? ये स्टॉकहोम सम्मेलन में बना था। किसमें बना था? स्टॉकहोम सम्मेलन। आपको याद होगा स्टॉकहोम सम्मेलन पर्यावरण से रिलेटेड पहला एक सम्मेलन बुलाया गया था स्टॉकहोम में, जिसे स्टॉकहोम सम्मेलन भी बोलते हैं। और ये कब हुआ था? तो 1972 में। और ये कहाँ हुआ था? तो याद रखना ये स्वीडन में हुआ था। कहाँ हुआ था? स्वीडन में हुआ था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहीं पर एक यूनेप का गठन हुआ था, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। बात समझ रहे हो? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। और इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। इसका मुख्यालय बनाया गया था नैरोबी। क्या आपको याद रखना है? नैरोबी में इसका क्या था? मुख्यालय था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना। तो यहाँ पर आंसर होगा इंटरनेशनल पैनल क्लाइमेट चेंज। आपका पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से किस संगठन में वैश्विक वेतन रिपोर्ट 2020 जारी की? विश्व आर्थिक मंच ने, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संघ परिसंघ ने, या विश्व व्यापार संगठन ने? अगर बात करें तो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, आप जानते हो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये एक संस्था है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये याद रखना दोस्तों, ये हमारा बना था 1919 में। कब बना था? तो ये 1919 में ये बना था अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। और ये यही रिपोर्ट जारी करता है, वैश्विक वेतन रिपोर्ट। वैश्विक वेतन रिपोर्ट जारी कौन करता है? तो आपको याद रखना है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ये जारी करता है। ठीक। और यहाँ विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो ये याद रखना WTO बोलते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये संस्था जो है आपकी ये जो आपका संगठन बना था, ये कब बना था? तो याद रखना 1995 में बना था। कब बना था? 1995 में बना था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व व्यापार संगठन हो गया। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि किस तिथि को मनाई जाती है? देखिए ऑप्शन दिए हैं 4 जुलाई को, 1 अगस्त को, 4 अगस्त को, या 1 जुलाई को। यहाँ पर आंसर हो जाएगा 4 जुलाई। आपको पता है 4 जुलाई जो 1902 में इनकी पुण्यतिथि, स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि कब मनाई जाती है? तो ये मनाई जाती है 1902 में। आपको याद रखना है 4 जुलाई 1902। सबसे इंपॉर्टेंट इनसे जो प्रश्न बनता है, इन्होंने एक मिशन की स्थापना की थी और इस मिशन को हम लोग क्या बोलते हैं? रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने। और ये कब स्थापना हुई थी? तो ये स्थापना हुई थी 1897 में। याद रखना 1897 में इन्होंने स्थापना की थी। और स्वामी विवेकानंद की जो ये कहाँ जन्मे थे? तो ये अगर आप बात करें तो इसमें 12 अगस्त 1863 में ये जन्मे थे कलकत्ता में। और आप ये जानते हो इन्हीं के 12 अगस्त पर क्या बनाया जाता है? युवा दिवस। 12 अगस्त को क्या बनाया जाता है? युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। याद रखना राष्ट्रीय युवा दिवस विवेकानंद के नाम से ही मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को। और ये याद रखना रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में हुई थी कलकत्ता के बेलूर में। कहाँ हुई थी? तो बेलूर कलकत्ता में हुई थी। याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार एग्जाम में ये प्रश्न बना भी है, तो याद रखना इसको।
अगला प्रश्न ले लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट अच्छा प्रश्न है। भारत के राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में है, हैदराबाद में है, कन्याकुमारी में है या गोवा में है? ठीक, आपको पता होना चाहिए। ये जो हमारा राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान है ये हमारा कहाँ स्थित है? गोवा में है। कहाँ पर है? गोवा में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको हैदराबादी आपसे प्रश्न पूछते हैं हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ, तो याद रखना मूसी नदी के किनारे। ये भी एग्जाम में कई बार प्रश्न बना है। चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है नवंबर 2022 की स्थिति के अनुसार भारत के पड़ोसी देश भूटान की राजधानी क्या है? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया है थिम्बू है या बुंथांग है या ढाका है। ढाका किसकी राजधानी है? ये बांग्लादेश की है। किसकी है? बांग्लादेश की राजधानी क्या है? तो ये हमारा ढाका राजधानी है बांग्लादेश की। अगर बात करें अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? अफगानिस्तान की राजधानी आपको पता होगी। अफगानिस्तान की राजधानी हमारी काबुल है। क्या है? काबुल है। और नेपाल की राजधानी आपको पता होगी, पड़ोसी देश है भारत के, काठमांडू है। क्या है? काठमांडू। ये भी याद रखना। चीन की राजधानी तुम्हें पता है, चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग है। क्या है? बीजिंग है। और आपको पता होगा म्यांमार की राजधानी क्या है? तो नेपीदा। तो याद रखना, म्यांमार बहुत पूछा जाता है। नेपीदा, नेपीदा इसकी क्या है? राजधानी है। ठीक, आपको याद रखना है। फिर आपको पता है कि भूटान की राजधानी क्या है? तो थिम्बू। थिम्बू किसकी राजधानी है? भूटान की राजधानी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया है 1962 में मैकमोहन रेखा क्षेत्र भारत का युद्ध किस देश के साथ हुआ? देखिए 1962 में मैकमोहन रेखा के क्षेत्र में युद्ध हुआ था भारत का किससे? तो आपको पता होना चाहिए मैकमोहन रेखा जो बनी थी भारत और चीन के मध्य बनी थी। किसके मध्य? भारत और चीन के मध्य कौन सी रेखा बनी? याद रखना मैकमोहन रेखा आपको याद रखनी है। मैकमोहन रेखा का निर्माण चीन भारत के मध्य है और इसका निर्माण जो हुआ था 1914 में हुआ था। कब हुआ था? तो ये याद रखना 1914 में ये बनी थी। कौन सी? मैकमोहन रेखा। अगर बात करें डूरंड रेखा किसके मध्य है? तो याद रखना डूरंड रेखा की अगर बात करें तो डूरंड रेखा अफगानिस्तान, आपका अफगानिस्तान और साथ में ये पाकिस्तान के मध्य है। कौन सी रेखा है? याद रखना ये हमारी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य कौन सी रेखा है? डूरंड रेखा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। और एक रेड क्लिफ रेखा और पूछा जाता है क्वेश्चन, रेड क्लिफ। तो आप जानते हो रेड क्लिफ रेखा का निर्माण 1947 में हुआ था और ये रेड क्लिफ रेखा किसके बीच खींची गई? तो भारत पाकिस्तान का बंटवारा जब हुआ था तब ये रेखा का निर्माण हुआ था। आपको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर किसके मध्य यानी चीन के मध्य मैकमोहन रेखा का निर्माण हुआ था, आपको याद रखना है। आप जानते हो नेपाल के प्रति क्या स्थलीय सीमा लगती है भारत की। और आइए अगला देख लेते हैं प्रश्न। अगला दिया है भारत निम्नलिखित में से किस देश के साथ सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करता है? ऑप्शन है नेपाल के साथ, बांग्लादेश के साथ, पाकिस्तान या चीन के साथ। देखिए अगर बात करें नेपाल के साथ भारत की जो सीमा लगती है वो 1751 किलोमीटर लगती है। किसके मध्य? भारत और नेपाल के मध्य। बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश से हमारी जो सीमा लगती है 4096.7 किलोमीटर। भारत की सर्वाधिक लंबी सीमा जो साझा करता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा हम लोग साझा करते हैं किसके मध्य? अंतर्राष्ट्रीय सीमा हम लोग साझा करते हैं किसके मध्य? तो याद रखना ये हम लोग सीमा साझा करते हैं ये बांग्लादेश के साथ। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। कितनी? 4096.7 किलोमीटर। और नेपाल के साथ कितनी करते हैं? तो 1751 किलोमीटर। पाकिस्तान से हम लोग 3323 किलोमीटर, याद रखना 3323 किलोमीटर। जबकि हम चाइना से 3488 किलोमीटर सीमा साझा करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर और देशों की बात करें तो अफगानिस्तान से हम लोग कितनी सीमा साझा करते हैं? 109 किलोमीटर। अगर प्रश्न दिया जाए तो सबसे कम सीमा किससे हमारी लगती है? सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो लगती है वो लगती है हमारी अफगानिस्तान से। किसके? तो सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत साझा करता है किसके साथ? अफगानिस्तान, 109 किलोमीटर। आपको पता है भूटान के साथ हम लोग कितनी सीमा साझा करते हैं? तो भूटान के साथ हम लोग 699 किलोमीटर सीमा साझा करते हैं। म्यांमार की बात करें तो म्यांमार से हम लोगों की कितनी सीमा लगती है? तो ये लगती है 1643 किलोमीटर। यहाँ पर सारे आपके क्वेश्चन जो हैं क्लियर हो गए होंगे उम्मीद है। तो सर्वाधिक हमारी जो सीमा लगती है बांग्लादेश के साथ। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन था सबसे लंबी सीमा हम लोग साझा करते हैं बांग्लादेश की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है? अब देखिए अगर इन ऑप्शंस में आएंगे तो नेपाल है, मालदीव है या भूटान है या श्रीलंका। नेपाल की राजधानी अभी हमने बताई थी काठमांडू। किसकी राजधानी है? तो याद रखना ये हमारी नेपाल की राजधानी है। ठीक, अब नेपाल की अगर बात करें
तो इसमें नेपाली मतलब इसकी करेंसी क्या है, नेपाली रुपया। याद रखना नेपाली रुपया इसकी करेंसी है, नेपाली रुपया, ये भी याद रखना। मालदीव की राजधानी क्या है, माले है। और मालदीव आपसे क्या कैसा समुद्री सीमा साझा करता है, कैसी सीमा साझा करता है भारत के साथ, तो समुद्री सीमा साझा करता है। ठीक, अब आपको याद रखना है भूटान की अगर बात करें तो भूटान हमारा पड़ोसी देश है। इससे इसमें मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश इस ऑप्शन में ढूंढना है। तो यहाँ पर हमारा पड़ोसी देश सबसे कम कौन है, ये 699 किलोमीटर हम लोग सीमा साझा करते हैं, जबकि नेपाल की आपको पता है 1751 है किलोमीटर है, तो ज्यादा सीमा हो गई। इस ऑप्शन में क्या सही है, तो भूटान से हमारी सबसे कम सीमा यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार लगती है। वैसे तो सबसे कम किससे लगती है, तो अफगानिस्तान से सिर्फ 109 किलोमीटर लगती है। कितनी, 109 किलोमीटर, आपको याद रखना है। तो सबसे कम अगर बात करें तो इससे लगती है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार क्या है, यहाँ पर ऑप्शन होगा भूटान। भूटान की जो मुद्रा है वो क्या है, निगुल ट्रम है, निगुल ट्रम है, याद रखना। ये बहुत ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आता है, भूटान की मुद्रा क्या है, तो आपको याद रखना है निगुल ट्रम। श्रीलंका आप जानते हो इसका रुपया है, और श्रीलंका की राजधानी जयवर्धने कोटे, इसका क्या नाम है, जयवर्धने कोटे, राजधानी है जयवर्धने कोटे। ये किसकी राजधानी, नई राजधानी श्रीलंका की। ठीक, और पुरानी राजधानी श्रीलंका की क्या थी, सीलोन थी, याद रखना। पुरानी राजधानी श्रीलंका की क्या थी, तो याद रखना सीलोन थी। क्या थी, प्राचीन समय में श्रीलंका की राजधानी सीलोन थी, लेकिन प्रेजेंट टाइम में इस समय क्या है, तो जयवर्धने कोटे। ठीक, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है, कितने देश भारत के साथ भूमि साझा करते हैं। तो देखिए हमने आपको बताया भी था 7 देशों से हमारी सीमा लगती है, तो ऑप्शन में क्या है 7। तो 7 देश कौन से हैं आपको पता है, आपका चाइना है, पाकिस्तान है, भूटान है, म्यांमार है, अफगानिस्तान है। ठीक, ये सारे देश आपको पता होंगे किससे हैं लगे हुए हैं। तो 7 कुल देश किससे सीमा साझा करते हैं, भारत के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक, नेपाल है इसमें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के पड़ोसी देश भूटान की आधिकारिक भाषा क्या है। आधिकारिक भाषा की बात करें, युआन क्या है, ये आपकी युआन क्या है, मुद्रा है किसकी, चीन की। ठीक, अगर भाषा की करें तो चीन की जो भाषा मुख्य रूप से क्या है, मदारिन है। क्या है, मदारिन भाषा है, मैंडारिन। ठीक, निगुल ट्रम किसकी अभी मुद्रा हमने बताई थी, ये तो हमारी भूटान की मुद्रा है। किसकी है, भूटान की मुद्रा है, याद रखना। क्या अगर किसकी बात करें, भूटान की बात करें तो यहाँ पर राजभाषा क्या है, जोंगफा। ये किसकी है, तो भूटान की। ये क्या है, राजभाषा है भूटान की, जोंगखा। ठीक, याद रखना, जोंगखा क्या है, भूटान की राजभाषा है, इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करती है। रेड क्लिफ रेखा अभी बात की, इंडिया और पाकिस्तान को अलग करती है। ठीक, ये रेखा किसके मध्य है, तो इंडिया पाकिस्तान के। मैकमोहन रेखा भी बात की थी, इंडिया और चीन के मध्य है। किसके मध्य है, इंडिया और चाइना के मध्य है। ठीक, डूरंड रेखा की बात की थी, अफगानिस्तान और किसके मध्य है, पाकिस्तान के मध्य है। तो आंसर, और जिन्ना कोई रेखा नहीं है, तो ऑप्शन हमारा डूरंड रेखा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है, बहुत ही खास प्रश्न है, विश्व का वो एकमात्र देश कौन सा है जहां बाघ और शेर रिपीट हो गया। प्रश्न चलते हैं, भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो देखिए यहाँ बहुत सारे खेल दिए हैं, तो तीरंदाजी वैसे देखा जाए ऑप्शन ए में जीत दिया है। ये भूटान का क्या है, राष्ट्रीय खेल है। भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है, भारत का राष्ट्रीय खेल आपको पता है क्या है, हॉकी है। क्या है, हॉकी है। ठीक, याद रखना है आपको। और यहाँ पर भूटान का क्या है, तो तीरंदाजी है। ताइक्वांडो की बात करें तो ये कोरिया का क्या है, कोरिया का राष्ट्रीय खेल है, कोरिया का। ठीक, नेपाल का क्या है, शूटिंग। नेपाल का क्या है, शूटिंग है। कुश्ती इंटरनेशनल नहीं है। तो चलिए अगला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ आपका आंसर हो जाएगा तीरंदाजी। अगला प्रश्न लेते हैं, म्यांमार का मुख्य धर्म कौन सा है। देखिए दुनिया में बहुत धर्म से रिलेटेड बहुत सारे धर्म है। इस्लाम आप जानते हो, मुस्लिम धर्म, ये दुनिया में फैला हुआ है, बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम पूरे विश्व में है, और लगभग इसमें 45 कंट्री के आसपास क्या है, मुस्लिम देश हैं। जैन धर्म ये हमारे भारत से ही आप जानते हो महावीर स्वामी के द्वारा शुरू हुआ था, और महावीर 24वें तीर्थंकर कहे जाते हैं। कौन से नंबर के, 24वें तीर्थंकर हैं, आपको याद रखना है। तीर्थंकर आपको याद रखना है, महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर हैं। ईसाई धर्म की बात करें, आप जानते हैं ये आपका कौन सा धर्म है, ये अंग्रेजों, ईसाई धर्म किसके लिए है, तो अंग्रेज जितने भी आपके हैं दुनिया में वो इस धर्म को फॉलो करते हैं, ईसाई धर्म को। आपको पता है अंग्रेज लोग कह सकते हैं। ठीक, बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म म्यांमार में कौन सा मुख्य रूप से धर्म आपका विस्तृत है, तो यहाँ पर मुख्य रूप से बौद्ध धर्म की बात कर लेते हैं। बौद्ध धर्म तो दुनिया भारत में बौद्ध धर्म शुरू कहाँ से हुआ था, तो आपको पता है महात्मा बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु नेपाल में हुआ था।
लेकिन उन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो ऋषिपत्तनम सारनाथ मृगदाव में दिया था, जिसे हम लोग ऋषिपत्तनम भी बोलते हैं, मृगदाव सारनाथ। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, भारत में महात्मा बुद्ध रहे और अपने सारे उपदेश दिए, पूरा जीवन यहाँ गुजारा। लेकिन बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार श्रीलंका से लेकर दुनिया के कई सारे देश, आपका जापान बौद्ध धर्म को फॉलो करता है, चीन बौद्ध धर्म को फॉलो करता है, म्यांमार बौद्ध धर्म को फॉलो करता है, इंडोनेशिया में भी बौद्ध धर्म है काफी हद तक। कई सारे देश हैं कह सकते हैं जहां उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया में बौद्ध धर्म काफी अच्छे से प्रचलित है। लेकिन यहाँ ऑप्शन के हिसाब से देखें तो म्यांमार का मुख्य धर्म क्या है? बौद्ध धर्म। ठीक, यहाँ पर 88% लोग बौद्ध धर्म के लोग हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में किस लेखक ने माई स्टोरी नामक आत्मकथा लिखी? देखिए यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। अरुंधति राय ने क्या लिखा है? गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इनकी एक बुक है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। तो ये बुक किसने लिखी? अरुंधति राय ने लिखी, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, कई बार एग्जाम में पूछी गई। कमला दास ने क्या लिखा है? तो उन्होंने लिखा है माई स्टोरी, माई स्टोरी। ये किसकी है? कमला दास की। तो याद रखना, माई स्टोरी किसने लिखा है? ये लिखा है हमारा कमला दास ने। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? कमला दास। नेक्स्ट प्रश्न दिया है, भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 15 अगस्त की 26 जनवरी आपको पता है। 15 अगस्त को क्या है? स्वतंत्रता दिवस है, आपको बहुत अच्छे से पता होगा। स्वतंत्रता दिवस भारत का 15 अगस्त 1947 यानी देश जब आजाद हुआ था, तब से हम लोग ये क्या मनाते हैं? देश खुशी में स्वतंत्रता दिवस। गणतंत्र दिवस हमारा क्या है? तो ये 26 जनवरी को मनाया जाता है, याद रखना है। गणतंत्र दिवस हमारा 26 जनवरी को मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 30 जनवरी ये आपका इंपॉर्टेंट है। 29 अगस्त देखो, याद रखिए 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है? खेल दिवस। क्या मनाया जाता है? खेल दिवस, याद रखना है। खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है कि हमारा मनाया जाता है, खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। तो आंसर हो जाएगा 29 अगस्त। अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया है? देखो, निम्नलिखित में पुस्तकों में से कौन सी पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ब्लिंकन, आप जानते हो ये ब्लिंकन जो राष्ट्रपति हैं, इन पर महाभियोग प्रक्रिया लाई गई थी अमेरिका में। और महाभियोग प्रक्रिया अपने संविधान में महाभियोग जो आर्टिकल क्या कहता है? 61। अपने देश में भी महाभियोग लाया जा सकता है, लेकिन अनुच्छेद 61 के अंतर्गत और महाभियोग लाया गया था राष्ट्रपति ब्लिंकन पर। तो इनकी एक बुक है, उनको हमें बताना है कौन सी बुक। माई कंट्री माई लाइफ, ये किसने लिखी है? तो लाल कृष्ण आडवाणी ने। ये याद रखना, लाल कृष्ण आडवाणी ने कौन सी बुक लिखी? कृष्ण आडवाणी ने एक बुक लिखी है जिसको बोलते हैं, ये हमारी बुक है माई कंट्री माई लाइफ। अब देखो, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये जो पुस्तक लिखी है ये नेल्सन मंडेला ने लिखी। किसने लिखी? नेल्सन मंडेला। ये आप जानते हो दक्षिणी अफ्रीका के गांधी कहे जाते हैं, मंडेला सर जी। इन्हें दक्षिणी अफ्रीका का क्या कहा जाता है? गांधी कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने अफ्रीका की आजादी के लिए बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी और इन्हें कई साल जेल में रहना पड़ा, नेल्सन मंडेला को। और बाद में ये आपको शांति का नोबेल कह सकते हैं, नोबेल प्राइज से सम्मानित किए गए। माई लाइफ की अगर बात करें तो यहाँ पर राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने कौन सी बुक लिखी? क्लिंटन ने जो बुक लिखी वो माई लाइफ थी। क्लिंटन याद रखना, क्लिंटन ने जो बुक लिखी माई लाइफ। बिकमिंग किसकी है? तो ये मिशेल ओबामा, जो बराक ओबामा की पत्नी है मिशेल ओबामा, उन्होंने एक बुक लिखी मिशेल ओबामा। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मिशेल ओबामा ने कौन सी बुक लिखी? तो ये याद रखना, बिकमिंग, कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। एक इंपॉर्टेंट आपको पता होगा उपन्यास हैरी पॉटर, ये किसने लिखा है? आपको पता हो तो बताना। हैरी पॉटर, ये एक उपन्यास है जिसके आधार पर हैरी पॉटर मूवी बनी, जिसको लिखा था जेके रोलिंग ने। याद रखना, जेके रोलिंग ने हैरी पॉटर उपन्यास जो सीरीज है, जेके रोलिंग ने क्या लिखा है? हैरी पॉटर उपन्यास। अगला प्रश्न ले लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो सबको पता होगा 21 जून हमारा क्या है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। तो योग डे हम लोग कब मनाते हैं? बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय योग डे मनाते हैं, कब मनाते हैं? तो याद रखना, ये हमारा इंटरनेशनल योग डे हम कब मनाते हैं? तो ये 21 जून को मनाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जबकि 5 जून को भी आपको याद रखना है, ये विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? विश्व पर्यावरण दिवस। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके दिवस हैं, आपको याद रखने। ये हम लोग मनाते हैं कब? तो ये मनाते हैं 5 जून को। अगला प्रश्न लेते हैं, निम्नलिखित में से किस संगठन ने सामान्य डेटा संरक्षण विनियम का मसौदा तैयार किया? अब यहाँ पे बहुत सारी बातें हैं, संयुक्त राष्ट्र संगठन, यूरोपीय संघ, विश्व बैंक और विश्व व्यापार संगठन।
सामान्य डेटा संरक्षण विनिमय मसौदा जो तैयार किया वो किसने किया? आपका आंसर हो जाएगा विश्व व्यापार संगठन WTO ने। किसने? WTO ने। इंपॉर्टेंट है। ठीक, आगे अब विश्व बैंक की स्थापना कब हुई आपको याद रखना है। तो ये हमारी विश्व बैंक की 1945 में स्थापना हुई थी वाशिंगटन में। ठीक, यूरोपीय संघ आप जानते हो इसका ब्रुसेल्स इसका क्या है? मुख्यालय है। और संयुक्त राष्ट्र संगठन ये आपका आप जानते हो अमेरिका में। कहां पर है? यूएनओ कहाँ है? तो ये अमेरिका में ही है। कहाँ है? अमेरिका में। ठीक, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल कौन सा है? बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल क्या है आपको याद रखना है। तो देखिए बांग्लादेश का कटहल है। क्या है? कटहल क्या है? ये राष्ट्रीय फल है। राष्ट्रीय फल क्या है? आम की बात करें ये पाकिस्तान का राष्ट्रीय फल है। कहाँ का? पाकिस्तान का। अनार की बात करें तो ये अफगानिस्तान का राष्ट्रीय फल। अफगानिस्तान का राष्ट्रीय फल क्या है? ये याद रखना है। ये हमारा कहाँ का है? तो ये हमारा अफगानिस्तान। तो ये हमारा है अनार कहाँ का? अफगानिस्तान का। और आपका राष्ट्रीय फल क्या है आपको पता होना चाहिए। पीछे एक प्रश्न थोड़ा डाउट में है, देखते हैं 24वां। इसमें निम्नलिखित में से किस संगठन ने सामान्य डेटा संरक्षण? इसमें आंसर आपका क्या होगा? यूरोपीय संघ। तो यहाँ पर ये WTO नहीं होगा। और आपको पता है यूरोपीय संघ की स्थापना कहाँ? ब्रुसेल्स। और ये हमारा बेल्जियम में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? बेल्जियम में पड़ता है। आपको याद रखना है। यूरोपियन संघ में कुल देशों की संख्या कितनी है? तो 27 देश हैं। और आप जानते हो इसमें मुद्रा इन लोगों की क्या है? यूरोपियन संघ की मुद्रा जो मुख्य मुद्रा है वो क्या है? यूरो है। तो ठीक, ये याद रखना है आपको। और यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? यूरोपीय संघ हो जाएगा। ठीक, आइए इसकी स्थापना कब हुई थी? तो अगर बात कर ले तो 1993 में इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी यूरोपियन संघ की। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है सागरमाथा की बात हो रही थी। सागरमाथा क्या है? माउंटेन। यहाँ पर क्या है? माउंटेन एवरेस्ट। सागरमाथा एक नेपाली भाषा में सागरमाथा को क्या कहा जाता है? तो नेपाल में इसे क्या बोलते हैं दोस्तों? याद रखना, नेपाल में अगर इसको कहा जाता है सागरमाथा। किसे? माउंटेन एवरेस्ट चोटी को सागरमाथा। याद रखना, नेपाली लोग इसे सागरमाथा कहते हैं। एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो 8,850 मीटर। ये ऊंचा विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर। विश्व का सबसे ऊंची पर्वत चोटी। सबसे ऊंची पर्वत चोटी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऊंची चोटी कौन सी है विश्व में? तो ये आपकी हो जाती है माउंटेन एवरेस्ट। माउंटेन एवरेस्ट को तिब्बत में लोग किस नाम से बुलाते हैं या कहते हैं? तिब्बती लोग क्या कहते हैं इसको? तो इसे बोलते हैं चोमोलुंगमा। याद रखना, इसका महत्वपूर्ण नाम है चोमोलुंगमा। चोमोलुंगमा कहाँ बोलते हैं माउंटेन एवरेस्ट को? तो ये बोलते हैं तिब्बती लोग। और जबकि नेपाली लोग इसको क्या बोलते हैं? सागरमाथा बोलते हैं। कंचनजंगा की बात कर लें तो भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? याद रखना, कंचनजंगा है ऊंची चोटी। लेकिन ये किस काराकोरम श्रेणी पर है? किस श्रेणी पर है? आपकी कंचनजंगा काराकोरम श्रेणी पर है। लेकिन ये हिस्सा किस क्षेत्र में पड़ता है? ये पीओके क्षेत्र, पाकिस्तान में पड़ता है। ये जो कंचनजंगा है, नहीं सॉरी कंचनजंगा नहीं, ये आपका काराकोरम में नहीं। कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ये विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी आपकी कौन सी है? कंचनजंगा। और भारत की सबसे ऊंची चोटी बोली जाती है। जबकि आपको पता है K2 गॉडविन ऑस्टिन ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन ये पाकिस्तान क्षेत्र में है। K2 गॉडविन ऑस्टिन ये विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी बोली जाएगी। ऑस्टिन ये विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, आपको याद रखना, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, दूसरी ऊंची चोटी। और ये किस क्षेत्र में पड़ती है? तो आपको याद रखना, ये हमारी पड़ती है काराकोरम सोडी पर। काराकोरम ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। कहाँ का हिस्सा है? ट्रांस हिमालय का। ये याद रखना है थोड़ा, ट्रांस हिमालय में ये पड़ती है। जबकि आपकी हिमालय क्षेत्र में, दीर्घ हिमालय में जो सबसे ऊंची चोटी आपकी कौन सी है? नेपाल की, आपकी माउंटेन एवरेस्ट है। ठीक, ये याद रखना, थोड़ा डाउट नहीं रहना चाहिए। कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जो भारत में कहाँ पाई जाती है? सिक्किम राज्य में पाई जाती है, याद रखना है। अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा बुलाया जाता है? देखो, प्रधानमंत्री के द्वारा बुलाया जाता है, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा बुलाया जाता है, राज्यसभा के सभापति द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। आपको पता है प्रधानमंत्री चुने जाने की आयु कितनी है? 25 वर्ष है, याद रखना, कई बार एग्जाम में। और आप जानते हो लोकसभा से जो चुना जाता है, लोकसभा के सदस्य, वो 25 साल का होता है।
ठीक, तो यहाँ पर प्रधानमंत्री 25 वर्ष बाद चुने जा सकते हैं। लोकसभा अध्यक्ष की बात की जाए, इस समय कौन है? ओम बिरला है। ओम बिरला इस समय क्या है? वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष हैं, याद रखना। ठीक, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो हमारा राष्ट्रपति बुलाता है। कौन बुलाता है? तो आंसर हो जाएगा हमारा राष्ट्रपति जी संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं संसद का। फिर प्रश्न दिया है, धन विधेयक के संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? जो धन विधेयक होता है राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है, लोकसभा में, दोनों सदनों में, या संसद के किसी एक सदन में? तो आपको याद रखना है लोकसभा में इसको धन विधेयक को लाया जाता है। ठीक, आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, भारतीय संसद की पहली बैठक कब हुई? 1947 में, 1948 में, 1950 में, 1952 में? तो आंसर यहाँ हो जाएगा 1952 में भारतीय संसद की पहली बैठक बुलाई गई थी, याद रखना है आपको। शून्यकाल 0 आवर कब प्रारंभ होता है? प्रातः 10 बजे से, प्रश्नकाल के तुरंत बाद, दोपहर 12 बजे, या साया 5 बजे? देखिए ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको लगा लेना इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। ये प्रश्न अक्सर एग्जाम में होता है। 0 आवर की शुरुआत होती है दोपहर के 12 बजे से। कब होती है? दोपहर के 12 बजे से, याद रखना है आपको बहुत अच्छे से, पेट के लिए, एग्जाम के लिए बहुत अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्नकाल, क्वेश्चन आवर कब, मतलब कब शुरू होता है? क्वेश्चन आवर की बात करें तो ये प्रातः 11 बजे से शुरू होता है। कब से? क्वेश्चन आवर हमारा जो शुरू होता है प्रातः 11 बजे शुरू होता है, आंसर इसका। अगला प्रश्न दिया है, संसद बजट, संसद का बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा, वित्त मंत्री के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, या लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा? आपको पता है भारत की वर्तमान इस समय दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। कौन है? तो आपकी द्रौपदी मुर्मू है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम के लिए। ये हमारी 14वीं राष्ट्रपति है या 15वीं? तो यहाँ पर याद रखना 14वीं, ये क्या है? ये 14वें नंबर की क्या है? राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू। अगर इसकी बात करें, संसद का जो बजट होता है, जो प्रस्तुत करता है, वित्त मंत्री प्रस्तुत करते हैं मोस्टली क्या वित्त मंत्री प्रस्तुत करते हैं? आंसर भी इसका यही होगा इस समय, सीतारमण, आपको पता होगा, निर्मला सीतारमण। तो निर्मला सीतारमण हमारी क्या है? ये हमारे भारत की इस समय क्या है? वर्तमान में वित्त मंत्री है, याद रखना। पीएम तो सब जानते हैं, मोदी जी हैं। इसको तो लोकसभा अध्यक्ष आपको पता है, ओम बिरला है। कौन है? ओम बिरला है, याद रखना थोड़ा, कौन है? ओम बिरला सर जी। ठीक, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है, लोकसभा में स्पीकर का चुनाव कौन कराता है? लोकसभा में स्पीकर का चुनाव कौन कराता है? तो यहाँ पे राष्ट्रपति कराते हैं, या प्रधानमंत्री कराते हैं, लोकसभा के सदस्य कराते हैं, या राज्यसभा के सदस्य कराते हैं? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा लोकसभा के सदस्य। कौन कराते हैं? लोकसभा के सदस्य कराते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया, वैश्विक तापन का मुख्य कारण क्या है? वनों की कटाई, औद्योगिकीकरण, या ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि, या नगरीकरण? देखिए अगर बात करें तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? ग्रीन हाउस गैस है। आपको पता होना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड सर्वाधिक किसके लिए उत्तरदायी है? ये उत्तरदायी है 60% आपका ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ग्लोबल वार्मिंग हमारी जो समस्या है विश्व में, ये बहुत महत्वपूर्ण समस्या है, और ये बढ़ती हुई इस समय पृथ्वी का तेजी से गर्म होना, यानी औद्योगिकरण के बाद क्या हुआ? पृथ्वी तेजी से गर्म हो रही, जिससे 1-2 डिग्री सामान्य टेम्परेचर में वृद्धि होती है, जिससे दुनिया के बहुत सारे आइस कैप्स जो हैं, यानी पर्वत पहाड़ों पर जमी हुई बर्फ तेजी के साथ पिघल रही है, और जिससे नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है, समुद्र का भी जलस्तर बढ़ रहा है। तो दुनिया में बहुत सारी कई सारे देश डूबने की कगार पर हैं, कई सारे समुद्र स्थित देश डूब सकते हैं आने वाले भविष्य में, और कई कह सकते हैं कई तरह की आपदाएं आ सकती हैं बाढ़ के रूप में। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, बढ़ती हुई कार्बन डाइऑक्साइड, और ये नतीजा किसका है? तो औद्योगिकरण का है, आप जानते हैं। ठीक, सिंपल सी बात समझिए, इसमें मीथेन गैस भी उत्तरदायी होती है ग्लोबल वार्मिंग के लिए, CFC भी होता है इसमें, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी किसके लिए उत्तरदायी है? ग्रीन हाउस गैस है। कैसी गैस है? ग्रीन हाउस गैस है, आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आपका N2O, यानी ये वाली गैस भी ग्रीन, ये कहा है कि ये सारी ग्रीन हाउस गैसें हैं जो हमारी पृथ्वी के टेम्परेचर को बढ़ा रही हैं, जिससे जो समस्या, वैश्विक तापन की समस्या पूरी दुनिया में बढ़ रही है ग्रीन हाउस गैसों द्वारा। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ग्रीन हाउस गैसें मेजरली जो है वो हमारी दुनिया के लिए कैसी हैं? हानिकारक हैं, और इनको रोकना जरूरी है आने वाले भविष्य में। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि हो रही है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है। ग्रीन हाउस प्रभाव की बात करें, किस गैसों के कारण सर्वाधिक होता है? देखो यहाँ पर दिया भी है, कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा होता है। सर्वाधिक किससे होता है? मीथेन है आपका, नाइट्रस ऑक्साइड है, और आपका जलवाष्प है।
तो वैसे देखा जाए तो सारी गैसें उत्तरदायी हैं ग्रीन हाउस, ये सारी गैसें क्या है, ग्रीन हाउस है, ग्रीन हाउस गैसें हैं। लेकिन ये प्रश्न ये पूछ रहा है ये सारी गैसें ग्रीन हाउस गैसें कही जाएंगी। तो याद रखिए ये सारी गैसों की अगर बात करें तो इसमें सर्वाधिक किससे नुकसान है ग्रीन हाउस को, तो सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस किससे उत्पन्न हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड से। तो सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड किसके लिए उत्तरदायी है, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए। अगला प्रश्न लेते हैं, आईपीसीसी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज का मुख्य कार्य क्या है, पर्यावरण प्रदूषण की जांच करना, जलवायु परिवर्तन वैज्ञानिकों को जानकारी प्रदान करना, वनों की सुरक्षा, ऊर्जा प्रदान। आंसर हो जाएगा जलवायु परिवर्तन पर वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करना। आईपीसीसी यानी प्रतिवर्ष, क्या जानते हो जलवायु परिवर्तन क्या होता है, सम्मेलन होता है प्रतिवर्ष और पूरी दुनिया के जो राजनेताएं इकट्ठे होते हैं, इसमें जलवायु परिवर्तन। अब आपको याद भी होगा पेरिस सम्मेलन, आपको याद होगा, तो पेरिस सम्मेलन हुआ था 2000, कब हुआ था, चलिए तो इसमें क्या हो जाएगा, जलवायु परिवर्तन पर वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करते हैं, तो ये बात है आईपीसीसी। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी दिवस अर्थ डे हर वर्ष मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, आपको याद रखना है अर्थ डे कब मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस आपका 5 अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस, आपको याद रखना है अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस, ये हमारा कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है हमारा, ये मनाया जाता है 5 जून को। अगर बात करें 21 मार्च को, क्या है, पृथ्वी दिवस है, 21 मार्च को पृथ्वी दिवस। ठीक, याद रखना है पृथ्वी दिवस को मनाया जाता है, तो 21 मार्च को इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला प्रश्न लेते हैं, अगला प्रश्न दिया क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, तो क्योटो प्रोटोकॉल की अगर बात करें परमाणु हथियार नियंत्रण से, ग्रीन हाउस गैसों उत्सर्जन से कमी और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से, जैव विविधता संरक्षण से। तो देखिए इसमें क्योटो प्रोटोकॉल जो हुआ था, आपको याद रखना है क्योटो प्रोटोकॉल बहुत इंपॉर्टेंट सम्मेलन है, क्योटो प्रोटोकॉल ये कब हुआ था, याद रखना है आपको, ये हुआ था हमारा 1997 में, और ये कहाँ हुआ था, तो जापान में, कहाँ हुआ था, जापान में। याद रखना है कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को लेकर था, कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी के लेकर, हमारी दुनिया में जो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है उसमें कमी लानी है, CO2 के उत्सर्जन में कमी लाने के लिए सम्मेलन बुलाया गया था, और जिसे बोलते हैं क्योटो प्रोटोकॉल। क्या बोलते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल, ये इंपॉर्टेंट इसकी टैगलाइन है। और आप जानते हैं CO2 क्या है, हमारी ग्रीन हाउस गैस है, क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैस हमारी कौन कौन सी है, आपको पता है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है आपका, CFC है आपका, और N2O है आपका, जल वाष्प है। ग्रीन हाउस गैसें आप जान गए हो, ये ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य रूप से कौन सी गैस सर्वाधिक हानिकारक होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। दुनिया में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन सबसे ज्यादा कौन सा देश कर रहा है, तो याद रखना है आपको चीन। कौन कर रहा है, चीन। CFC का सर्वाधिक उत्पादन कौन कर रहा है, तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन हमारा ये कौन सबसे ज्यादा बना रहा है, तो आप जानते हो सबसे विकसित देश हमारा क्या है, हमारा सबसे विकसित देश दुनिया का क्या है, अमेरिका। अमेरिका सबसे ज्यादा क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्सर्जन कर रहा है, ये है ना। और CO2 कौन उत्सर्जित कर रहा है, तो ये चाइना। और आप भारत जानते हो इसमें शायद 5वें नंबर, 5वें नंबर पर है कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन। भारत जैव विविधता अधिनियम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट कब लागू हुआ, 2000 में, 2002 में, 2005 में, 2010 में। तो आपको याद रखना है 2002 में जो आया था जैव विविधता अधिनियम आया था, कब आया था, 2002 में। आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जैव विविधता अधिनियम कब आया, तो 2002 में आया था। ठीक, आप जानते हो 2002 में एक समिट हुई थी, अर्थ समिट, सेकेंड अर्थ समिट हुई थी, ये भी इंपॉर्टेंट है। 2002 में आपका द्वितीय अर्थ समिट हुई थी, पृथ्वी सम्मेलन कब हुई थी, तो 2002 में हुई थी। कहाँ हुई थी, तो याद रखना जोहान्सबर्ग में। कहाँ हुई थी, जोहान्सबर्ग में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जोहान्सबर्ग। ठीक, जोहान्सबर्ग में द्वितीय अर्थ समिट बुलाया गया था, और जबकि फर्स्ट अर्थ समिट कब आया था, तो फर्स्ट अर्थ समिट हमारा शुरू हुआ था अर्थ समिट। तो फर्स्ट अर्थ समिट हमारा जो शुरू हुआ था, याद रखना ये हुआ था कब, तो ये हुआ था हमारा 1992 में। कब हुआ था, 1992 में। कहाँ हुआ था, तो ब्राजील के रियो डी जेनरो। कहाँ हुआ था, रियो डी जेनरो में हुआ था। कब हुआ था, तो याद रखना है 1992 में हुआ था। ये ब्राजील में पड़ता है, कहाँ पड़ता है, ब्राजील में। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। ठीक, अगला प्रश्न ले लेते हैं, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है, संकटग्रस्त जीवों से, प्रदूषण की जानकारी से, ऊर्जा के संरक्षण से, जलवायु परिवर्तन से। देखो रेड डाटा बुक जारी कौन करता है, IUCN संस्था। ये IUCN ये विश्व की कैसी संस्था है,
इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस, ये संस्था रेड डाटा बुक जारी करती है प्रतिवर्ष। रेड डाटा बुक, लाल आंकड़ों की पुस्तक इसे बोलते हैं, और ये बुक जारी करती है, पिंक पन्नों की होती है, गुलाबी पन्नों की, पिंक पेज होते हैं इसमें, जिस पर ये कैसे जीवों की सूची जारी करती है। तो दुनिया में जो संकटग्रस्त हैं, कैसे संकटग्रस्त जीव हैं, संकटग्रस्त जीव, और साथ में कैसे जीव, दुर्लभ जीव, जिनकी संख्या दुनिया में बहुत कम बची है, दुर्लभ जीव, उनकी जानकारी हमें रेड डाटा बुक देती है। संकटाग्रस्त जीवों के बारे में, संकटापन्न जीव, संकटापन्न जीवों की सूची जारी करता है कौन, रेड डाटा बुक। इसकी शुरुआत 1963 में पहली रेड डाटा बुक जारी हुई थी, आपको याद रखना है। तब से लेकर प्रतिवर्ष रेड डाटा बुक, लाल आंकड़ों की पुस्तक, इसे बोलते हैं लाल आंकड़ों की पुस्तक। और ये कौन जारी करता है, तो IUCN जारी करता है आंकड़ों की पुस्तक। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। लाल आंकड़ों की पुस्तक कौन जारी करता है, तो याद रखना है ये हमारा IUCN करता है। IUCN की स्थापना कब हुई थी, तो IUCN बना था हमारा कब, तो 1948 में। कब बना था, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। कहाँ बना था, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में, याद रखना, स्विट्जरलैंड में बना था। तो ये याद रखना, ये कहाँ इसकी स्थापना हुई थी, तो इसका मुख्यालय IUCN का कहाँ है, स्विट्जरलैंड में। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा संकटग्रस्त जीवों की सूची जारी करता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ, तुमको पता होगा, 1985 में, 1990, 1995, 2000। देखिए यहाँ पर आंसर क्या है, 1985 में गंगा एक्शन प्लान आया था, 1985 में, जब भारत में सरकार राजीव गांधी की थी। किसकी थी, राजीव गांधी हमारे क्या थे, प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी। और आपको पता है गांधी, ये जो थे राजीव गांधी, इन्होंने गंगा एक्शन प्लान लाया था गंगा की साफ सफाई के लिए, और वही गंगा एक्शन प्लान आज भी जारी है, लेकिन पूर्ण रूप में गंगा अभी साफ नहीं हुई है। भारत में वन क्षेत्र का न्यूनतम प्रतिशत कितना होना चाहिए। देखिए बात करें अगर भारत में वन क्षेत्र की, तो वन क्षेत्र इस समय भारत में कुल कितना हुआ है, लगभग ये आंकड़ा 24.46%, यानी भारत में जितने भी वन क्षेत्र है लगभग 24.46% वन क्षेत्र टोटल हुआ है अभी तक। लेकिन ये आंकड़ा कब कितने परसेंट होना चाहिए, 33% के आसपास भारत में वन होने चाहिए, कम से कम 33%, तो आंसर हो जाएगा 33%। अगला प्रश्न दिया है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ, 1975 में, 1980 में, 1986 में, 1991 में। तो याद रखिए 1986 में क्या आया था, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ये कब आया, तो याद रखना है ये पर्यावरण का संरक्षण अधिनियम आया था, ये आया था 1986 में। कब आया था, 1986 में, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, 1986 में आया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, संयुक्त राष्ट्र संगठन यूएनओ की स्थापना कब हुई, 1919 में, 1945 में, 1950 में, 1965 में। ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, तो यहाँ पर 1945 में क्या बना था, यूएनओ बना था। कब बना था, 1945 में बना था संयुक्त राष्ट्र संगठन, आपको याद है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किसका निर्माण हुआ था, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का या संगठन का। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है, पेरिस में है, जिनेवा में, वाशिंगटन DC में। तो आप याद रखिए विश्व बैंक हमारा मुख्यालय कहाँ है, विश्व बैंक का मुख्यालय, विश्व बैंक जो बनी थी 1945 में बनी थी, और ये कहाँ बनी थी, अमेरिका में। कहाँ बनी थी, अमेरिका में। लेकिन अमेरिका के कहाँ बनी थी, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC है आपका, यही विश्व बैंक है हमारा। जबकि बात कर रहा है WHO की स्थापना कब हुई, तो ये 1948 में हुई। कब हुई, 1948 में क्या बना था हमारा, ये बना था 1948 में क्या, WHO। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो जिनेवा के स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर, जिनेवा के स्विट्जरलैंड में, याद रखना, स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड याद रखना। स्विट्जरलैंड में क्या है, WHO, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, आप जानते हो। नेक्स्ट प्रश्न दिया है, नाटो अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये हमारा लंदन में, ब्रुसेल्स में, पेरिस में। तो पेरिस में क्या है, बर्लिन क्या है, बर्लिन क्या है, जर्मनी की राजधानी बर्लिन है, जर्मनी की राजधानी क्या है, बर्लिन, ठीक। पेरिस क्या है, फ्रांस की राजधानी है, किसकी राजधानी, फ्रांस की राजधानी पेरिस, बहुत अच्छे से पता होगा। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, तो याद रखना है यूनेस्को का मुख्यालय हमारा कहाँ पर है, तो याद रखना है ये हमारा पेरिस में है। जबकि बात करें नाटो आपका है, ये संगठन जो है नाटो, ये जो आपका संगठन है, ये कब कहाँ पर इसकी स्थापना हुई है, तो बेल्जियम में, और ब्रुसेल्स के बेल्जियम में। कहाँ, ब्रुसेल्स के बेल्जियम में इसकी स्थापना हुई। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसमें यूरोपियन देश है, ज्यादातर कैसे देश हैं, यूरोपियन देश हैं नाटो में। अभी जो रूस और आप जानते हो
जो रूस का युद्ध अभी हुआ था किसके साथ, कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक, तो उसमें नाटो की सदस्यता लेने की जेलेंस्की ने तो बात की थी। ठीक, और जेलेंस्की जानते हो बर्बाद हो गए बिल्कुल। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। यहाँ पर प्रश्न आ भी गया, रोम किसकी राजधानी है, इटली की राजधानी क्या है, रोम है, याद रखना है। जिनेवा स्विट्जरलैंड की राजधानी है, स्विट्जरलैंड। जिनेवा क्या है, शहर भी है। और यहाँ पर अभी क्या बनाया था, ठीक, लंदन जानते हो इंग्लैंड की राजधानी है। इंग्लैंड की राजधानी क्या है, लंदन, तो ये याद रखना थोड़ा। पेरिस, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, पेरिस में। कहाँ पर है, पेरिस में। आपको याद रखना है यूनेस्को मुख्यालय कहाँ है, पेरिस में। तो आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, ब्रिक्स में कुल कितने देश सदस्य हैं। आपको याद रखना है दोस्तों, ब्रिक्स में ऑप्शन दिए हैं 10 है, 5 है, 6 है, 7 है। देखिए पहले ब्रिक्स की पूरी बात समझ लेते हैं। ब्रिक्स का जो फुल फॉर्म क्या है, इसमें कौन से देशों के साथ है। तो बी से आपका ब्राजील है, ब्राजील शामिल है इसमें, ब्राजील देश है। साथ में आपका रूस है। ठीक, ठीक, जब शुरुआत में ब्रिक्स की शुरुआत हुई थी तो ये देश जो शामिल थे, इसमें भारत था, आपका इंडिया था। ठीक, इसी के साथ आपका चाइना, चीन था। और बात करें साउथ अफ्रीका की, कौन था, साउथ अफ्रीका। जो ब्रिक्स शब्द बना है वो इतने सारे देशों के नाम से बना है। जबकि अगर वर्तमान में बात करें इस समय देश की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर 10 देश हैं। कुल कितने देश हैं, 10 हैं। जिसमें आपके नए देश जो शामिल हुए, मिस्र शामिल हुआ है, मिस्र के अलावा इसमें इथोपिया शामिल हुआ है, इथोपिया, इंडोनेशिया आपका शामिल है, ईरान शामिल है इसमें। और साथ में जो नवीनतम देश शामिल हुआ है वो कौन सा शामिल हुआ है, इंडोनेशिया नवीनतम देश है, ब्रिक्स का सदस्य बना है। और इसमें संयुक्त राज्य अमीरात है। दोस्तों याद रखना इसमें कौन कितने देश शामिल हैं ब्रिक्स में, संयुक्त राज्य अमीरात, संयुक्त राज्य अमीरात। तो याद रखना कितने देश हैं, ब्राजील हो गया आपका, रूस, भारत, चाइना, साउथ अफ्रीका, मिस्र आपका यहाँ पे है। और साथ ही आप जानते हो मिस्र के अलावा इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अमीरात। ये 5 कुल मिलाकर कितने देश हैं, टोटल 10 देश ब्रिक्स के सदस्य देश हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका ये। तो दोस्तों आपको याद रखना है दोस्तों, यहाँ तक सारे क्वेश्चंस थे। आज की महामैराथन में इतने क्वेश्चन हमने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया। दोस्तों लर्निंग विंग को सब्सक्राइब करिए, साथ ही हमारे चैनल पर बने रहिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज आने वाले समय में भी हम देते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।